हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान। तो चलिए आज की हिस्ट्री की क्लास को शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। पाठ 3 है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो पाठ 3 पढ़ेंगे। क्लास 8 की बुक का तीसरा लेसन है। 2 लेसन इसके पहले पढ़ चुके हैं और क्लास 6 और क्लास 7 कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं इस लेसन में क्या बताया गया है। कंपनी दीवान बन गई। कंपनी दीवान बन गई। लिखा है 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। कब किया? 12 अगस्त 1765 को। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। इस चित्र के बारे में बात हो रही है। आगे लिखा है, यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। यानी रॉबर्ट क्लाइव ने एक चित्रकार को अपने जीवन की जो यादगार घटनाएं थीं उनको चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। तो यह चित्र भी उसी चित्रकार ने बनाया है। आगे लिखा है, बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए ही एक बड़ी घटना थी। आगे लिखा है, दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती बेचती रहे। यानी कंपनी अब एक ऐसा रास्ता ढूंढ रही थी जिससे वह अपनी आमदनी को इकट्ठा कर सके और चीज़ों को खरीदती बेचती रहे, यानी व्यापार भी करती रहे। आगे लिखा है, समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे, जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। यह काम कैसे हो, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस प्रकार तय किए और मनमाफिक फसलों की खेती कैसे कराई। तो यही सब इस पाठ में बताया गया है। अब आगे देखते हैं कंपनी की आमदनी। कंपनी दीवान तो बन गई थी लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। यानी कंपनी की जो कोशिश थी उसकी लगान और राजस्व वसूलने में थी। वह चाहती थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे, कम कीमत पर सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। 1765 से पहले कंपनी जो थी सोने और चांदी का आयात यानी ले आती थी अपने साथ और उन चीज़ों को यहाँ पर बेचती थी और उनके बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही बंगाल में इतना पैसा इकट्ठा होने लगा था कि निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। आगे लिखा है, जल्द ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था, खेती चौपट होने की
दिशा में बढ़ रही थी। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इस बंगाल में अर्थव्यवस्था पर एक गहरा संकट आ गया था। कारीगर जो थे वो इसलिए गांव छोड़ रहे थे क्योंकि उन्हें जो अपनी चीज़ें थी बहुत कम दामों पर कंपनी को बेचनी पड़ रही थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, तो उत्पादन जो है वो गिर रहा था, खेती जो है चौपट हो गई थी। तो इसलिए ये लोग बंगाल के गाँव को छोड़कर दूसरी जगह जाने के लिए विवश हो गए थे। आगे लिखा है, और उसके बाद 1770 में अकाल पड़ा तो 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई उसमें, और इस अकाल में 1/3 आबादी वो है वो समाप्त हो गई। आगे लिखा है, खेती में सुधार की जरूरत। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। यानी कंपनी जब अर्थव्यवस्था जो है संकट में आ गई तो कंपनी को लगा कि खेती में निवेश करना आवश्यक है और उसमें सुधार करना भी आवश्यक है। आगे लिखा है, यह काम किस तरह किया जा सकता था? इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। तो इसको याद रखना है, स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? 1793 में। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसान से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहे। यानी जब स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया गया तो जो राजा थे और तालुकदार थे उनको जमींदारों के रूप में मान्यता मिल गई और उन्हें क्या काम दिया गया कि वो लगान वसूलेंगे और कंपनी को राजस्व चुकाएंगे, और उनकी जो राजस्व चुकाने की जो राशि थी वो तय कर दी गई और ये कह दिया गया कि भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि कंपनी ने सोचा कि इससे क्या होगा, राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी और जमींदार जो है जो उत्पादन होगा उसमें तो उससे जमींदारों को फायदा मिलेगा, इसलिए ऐसा लागू किया गया नियम। आगे लिखा है, समस्या। मगर स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही। अब देखिए कंपनी कितनी ही चालाक थी, उसने राजस्व की रकम इतनी ज़्यादा पहले ही तय कर दी कि जो जमींदार थे उस रकम को ही चुकाने में उनको परेशानी हो रही थी। तो वो जमीन में सुधार कैसे करते, कृषि में सुधार कैसे करते जब उनकी राजस्व की रकम ही इतनी ज़्यादा थी। आगे लिखा है, जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी, यानी जो जमींदार राजस्व नहीं चुका पाता उससे जमींदारी छीन ली जाती थी। आगे लिखा है, 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में सुधार तो आया लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर सकी थी। अब जब कृषि में सुधार आया तो क्या हुआ कि जमींदारों की आमदनी तो बढ़ गई, क्योंकि कृषि में धीरे धीरे उसका विस्तार होने लगा, लेकिन कंपनी तो अपना राजस्व तय कर चुकी थी और ये कह चुकी थी कि इसमें कभी भी इजाफा नहीं किया जाएगा। इससे कंपनी को उससे कोई भी फायदा नहीं हुआ। आगे लिखा है, अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी, लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी जमीन गंवा चुके थे। जो बचे रह गए थे अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी।
जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। सभी अपने फायदे में लगे हुए थे। जमींदार भी ये सोचते थे कि सुधार हो चाहे ना हो, उनका फायदा होता रहे। तो इसीलिए जमीन में सुधार की उनको कोई भी परवाह नहीं थी। यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा है। चार्ल्स कॉर्नवालिस, जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो ये याद रखना है, हो सकता है प्रश्न में पूछा जाए कि जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो याद रखना है चार्ल्स कॉर्नवालिस। आगे लिखा है बंगाल की रैयतों पर कोलब्रुक का कथन। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आगे पढ़ते हैं। दूसरी तरफ गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। अब किसानों के लिए समस्या थी कि लगान इतना ज़्यादा था, वो नहीं चुका पाते थे और लगान चुकाने के लिए वो कर्जा लेते थे। जब वह अपना लगान नहीं चुका पाता था तो क्या होता था कि उसे उसकी पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। आगे लिखा है एक नई व्यवस्था। लिखा है 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की जरूरत हो तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती थी। यानी कंपनी को अब लगने लगा कि जो बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई है उसमें बदलाव लाना जरूरी है, क्योंकि जो राजस्व उन्होंने तय कर दिया था उससे उन्हें अब कोई लाभ नहीं हो रहा था। आगे लिखा है बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए होल्ट मैकेंजी नामक एक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की और उत्तर पश्चिमी प्रांत का जो हिस्सा है इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है, ये भी याद है। होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह, जिसे महाल कहते हैं, से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। तो अभी स्थायी बंदोबस्त के बारे में पढ़ा था, अब ये महालवारी बंदोबस्त। इसमें क्या किया गया कि कलेक्टर से कहा गया कि गाँव का निरीक्षण करें, गांव की जांच की जाए, खेतों को मापो और उनका विभिन्न समूहों उनके जो रीति रिवाज हैं उनको दर्ज करो। उसके बाद क्या किया गया, राजस्व का हिसाब लगाया गया और इस राजस्व को क्या किया गया, स्थायी नहीं किया गया। जैसे स्थायी बंदोबस्त में क्या था कि राजस्व की रकम तय कर दी गई थी और उसमें इजाफा नहीं किया गया था, लेकिन इसमें जो रकम है वो तय नहीं की गई और ये कहा गया कि समय समय पर इसमें बदलाव किया जाएगा और इसका जो अदा करने का जो जिम्मा था अब जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। तो ये है महालवारी बंदोबस्त। अब आगे लिखा है मुनरो व्यवस्था। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवाद या रैयतवारी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद
कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसान की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा किसका मानना था? टॉमस मुनरो का। और ये व्यवस्था जो है रैयत वाली, ये कहाँ पर लागू की गई? पूरे दक्षिणी भारत में। आगे लिखा है सब कुछ ठीक नहीं था। लिखा है नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उसमें समस्याएं दिखाने लगीं। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांव से भाग रहे थे, बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब किसान बेचारे जो थे वो राजस्व नहीं चुका पा रहे थे, इसलिए वो गांव छोड़कर भागने लगे। आगे लिखा है यूरोप के लिए फसलें। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती हैं। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा के इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। यानी किसानों को मजबूर किया गया कि वो इन फसलों को उगाएं। यह कैसे किया गया? अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इसी तरह की एक फसल उत्पादन की ऐसी ही एक पद्धति को अच्छी तरह समझें। लिखा है चित्र 5 और 6 में, इस वाले चित्रों में, ये जो चित्र छपे हुए हैं ये चित्र 5 और ये चित्र 6, सूती कपड़े के छापों की 2 तस्वीरें दी गई हैं। बाईं तरफ की तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। ये वाले आप देख सकते हैं। ये दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। ये वाले इस तरफ चित्र 6 में। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा किया गया? तो आइए नील के बारे में पढ़ते हैं। इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। भारतीय नील की मांग क्यों थी? तो पढ़ते हैं क्यों भारतीय नील को लोग पसंद करते थे। कि नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी। इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वुड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि भारत में जो नील पैदा होती थी वो बहुत ही कम मात्रा में यूरोप में पहुंच पाती थी और कीमत भी ज़्यादा थी। आगे लिखा है वुड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी
और ब्रिटेन की कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें, मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। यानी नील से जो नीला रंग मिलता था वो बहुत ही चमकदार होता था, और ये जो वोड पौधे से जो रंग मिलता था वो बेजान और फीका दिखाई देता था, इसलिए लोग उसे पसंद नहीं करते थे। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था। उसके पास कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया। ब्रिटेन में रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे। यह नील कहाँ से मिल सकता था? अब ब्रिटेन वासियों को जो नील है वो मिल नहीं रहा था, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि नील कहाँ से मिल सकता है, क्योंकि वेस्ट इंडीज और अमेरिका से उन्हें नील मिलती थी, उसकी आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई है। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी क्योंकि नील की आपूर्ति अब ब्रिटेन को हो नहीं पा रही थी, तो उसमें क्या हुआ कि अब भारत की तरफ उसने अपना रुख किया। लिखा है, यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। यानी 1788 में कितना था? मात्र 30%। लेकिन 1810 तक भारतीय नील का हिस्सा कितना हो चुका था ब्रिटेन के आयात में? 95%। आगे लिखा है, जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार थे। नील की खेती कैसे होती थी? तो नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, निज और रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। तो निज में क्या होता था कि जो जमीन या तो खुद मालिक अपनी जमीन पर नील के उत्पादन करता था, और अगर जिसके पास जमीन नहीं होती थी वह भाड़े पर जमीन ले लेता था और मजदूर लगाकर नील की खेती करवाता था। निज खेती की समस्याएं क्या थी? बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी, यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। इस तरह की ज़मीनें कहाँ से मिल सकती थीं?
उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने के प्रयास किए और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती थी। मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती जब किसान धन की खेती में व्यस्त रहते। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा है, उसको पढ़ लेते हैं। 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंग्यू में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत पर उतर आए। उन्होंने बागान जला दिए और अपने धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी। इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीपों में नील की खेती ठप हो गई। गुलाम किसे कहते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता है। गुलाम के पास कोई आज़ादी नहीं होती, उसे अपने मालिक के लिए काम करना होता है। अब यहाँ लिखा है, बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी जरूरत थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए थे। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है तो उसे 2000 हलों की जरूरत पड़ती थी। यानी 1 बीघा के लिए 2 हल चाहिए थे, और अगर किसी के पास 1000 बीघा जमीन है तो उसे 2000 हलों की आवश्यकता होगी। आगे लिखा है, हलों को खरीदना और उनका रखरखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत थी उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत थी। बीघा क्या है? बीघा को जान लीजिए, जमीन की एक माप है। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया था। रैयतों की जमीन पर नील की खेती। तो आइए जानते हैं, रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध सट्टा करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नगद कर्ज मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने, फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को एक नया कर्जा मिल जाता था और वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। यानी जो कर्ज लेते थे तो क्या होता था कि उन्हें अपनी 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी, और जो बागान मालिक होते थे बीज और उपकरण उन्हें मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करना, बीज बोना और फसल की देखभाल जो करने का जिम्मा था वो काश्तकारों के ऊपर रहता था। उसके बाद क्या होता, जो फसल कटाई के बाद जब फसल कट जाती तो फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती और जो रैयत होता था उसको नया कर्जा मिल जाता था और फिर से वही चक्र चलने लगता था कि फिर से उसे अपनी 25% जमीन पर नील की खेती उगानी होती थी। नील का उत्पादन कैसे होता था? किरवन हौद है ये बीटर वाट ये रहा। लिखा क्या है पढ़ लेते हैं। नील के खेतों के पास स्थित नील का एक कारखाना
विलियम सिम्पसन का चित्र। लिखा क्या है उसको भी पढ़ लेते हैं। नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास होते थे। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखाने में स्थित बैटस, जिसे पौध कहते हैं, में पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3-4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी। प्रत्येक हौद का अलग काम था। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था। जब पौधे किण्वित हो जाते तो द्रव में बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव को एक और हौद में छान दिया जाता था। दूसरा हौद पहले हौद के ठीक नीचे होता था। दूसरे हौद बीटर वाट में इस घोल को लगातार हिलाया जाता था, पैडलों से खंगाला जाता था। जब यह द्रव हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो हौद में चूने का पानी डाला जाता था। धीरे धीरे नील की पपड़ियाँ नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव निकल आता था। द्रव को छानकर अलग कर लिया जाता। नीचे जमी नील की गाद, नील की लुगदी को दूसरे कुंड में डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं बिक्री के लिए तैयार नील, और यहाँ ये देख सकते हैं नील के पौधों को हौद तक औरतें भी ढोकर लाती थीं, यानी जो औरतें थीं जो वही हौद तक ले जाती थीं नील के पौधों को। यहाँ क्या लिखा है, हौद में घोल हिलाने वाला। ये जो व्यक्ति खड़ा है यहाँ लिखा है, यहाँ खड़ा नील मजदूर हौद में पड़े घोल को हिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पैडल लिए खड़ा है। इन मजदूरों को 8 घंटे से भी ज़्यादा समय तक कमर तक भरे नील के घोल में खड़े रहना पड़ता था। आगे लिखा है, यहाँ आप उत्पादन की आखिरी अवस्था को देख सकते हैं। दबा कर सांचों में डाल दी गई नील की लुगदी को काटकर मजदूर उन पर मोहर लगा देते थे। पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर इन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहा है इस चित्र में, और ये लोग मोहर लगा रहे हैं। आगे लिखा है, जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, किसमें जो अभी पढ़ रहे थे रैयत व्यवस्था में, इसमें जो कर्ज दिया जाता था और 25% अपनी जमीन पर नील उगानी पड़ती थी। तो वहां से अब पढ़ रहे हैं आगे कि जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता था। यानी एक चक्र चलता रहता था और ये कर्ज जो है कभी खत्म नहीं होता था। और अपनी 25% जमीन पर वो नील उगाते थे तो उसकी उन्हें बहुत कम कीमत मिलती थी। समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थीं और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती थी। अब बागान मालिक ये चाहते थे कि सबसे अच्छे खेत पर नील की खेती की जाए, पर नील की खेती होती थी तो उस जगह पर जो जड़ें हैं काफ़ी हद तक नीचे चली जाती थी और वो मिट्टी की सारी ताकत को खींच लेती थी और उसके बाद वहां पर धान की फसल नहीं की जा सकती थी। आगे लिखा है, नील विद्रोह और उसके बाद। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। तो ये जो कर्जदार थे बेचारे मजबूर हो गए, तो उन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया और जो फैक्ट्री थी उन पर हमला कर दिया। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंटों की पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली कि न तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बागान मालिकों के लाठीदारों गुंडों से डरेंगे। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली? इसमें कोई शक नहीं है कि
नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते। ऐसा कभी कभी ही होता है। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांव जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई की। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए कुछ जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे जमीन लेने लेते थे। नील के किसानों को भी ये लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। यानी अंग्रेजी सरकार जो थी वो डरी हुई थी 1857 के विद्रोह से, और एक और विद्रोह की उन्हें खबर लगी तो उन्होंने क्या किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन सर्दियों के इलाके में दौरा किया, सर्दियों में इलाके का दौरा किया और फिर एक नोटिस जारी किया गया और उस नोटिस में लिखा गया कि किसानों को, रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो लोगों में क्या खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान होकर सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बनानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया और जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। तो नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक आयोग बना दिया गया और आयोग ने क्या पाया कि जो बागान मालिक हैं ये दोषी हैं, ये रैयतों पर जबरदस्ती करके नील की खेती करवाते हैं। तो वो जो बागान मालिक थे उनको दोषी पाया गया और उनकी आलोचना की गई, और जो रैयत थे उनसे कहा गया कि वो अपनी मर्जी से ही नील की खेती करें, अन्यथा नील की खेती को बंद कर सकते हैं। आगे लिखा है, इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागानों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। कि चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई कहाँ से? नील बागानों के मालिकों के खिलाफ। और कब? 1917 में। इसको याद रखिएगा। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आज नील के बारे में पढ़ा, किस प्रकार भारत में नील का व्यापार किया जा रहा था। भारत की नील जो है वो कितनी लोगों रंगरेज लोगों के द्वारा पसंद की जाती थी, इसलिए भारत में नील को उगाया जाता था। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।